देखना भाई, टाइप फोर्थ में किस टाइप के कंपाउंड्स को पढ़ेंगे? CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या था बेटा H। ऐसे कंपाउंड को स्टडी करना है, ठीक है। तो उनमें कन्फर्मर कैसे बनेंगे ये पढ़ेंगे, ठीक है जी। देखो भाई, इस कंपाउंड को लेके चलते हैं। तो ये तो क्या है, H एच एच, और ये कैसा है बेटा, C डबल बॉन्ड OH। यानी कि ये तो सेंटर कैसा है भाई, sp3 सेंटर, और ये क्या सेंटर है, sp2 सेंटर, ठीक है। और अब तक हमने जितने भी कन्फर्मर पढ़े थे वो क्या पढ़े थे बेटा, वो कौन से पढ़े थे, सारे sp3 वाले। तो अब कैसे बनेगा इसमें, देखो ये तो sp3 है सर, ये मैंने मान लिया बैक वाला कार्बन है वो sp3 है, फ्रंट वाला क्या है, sp2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड O बनाया हमने, और इसको जो, चलो बैक वाले पे दिखा लेते हैं इसको, सॉरी, इसको बैक वाले पे दिखा लेते हैं, डबल बॉन्ड O और इसके नीचे मैंने लगा दिया H, ठीक है। और फ्रंट वाला दिखाया मैंने ऐसे, ये H लगा हुआ है, एक H इधर लगा हुआ है, एक H इधर लगा हुआ है, ठीक है, देख लो बिल्कुल। और दूसरी कन्फर्मेशन बनाते हैं इसकी, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको मैं फ्रंट मान लूं, और नीचे क्या लगा हुआ है, H, और बैक पे क्या लगे हुए हैं बेटा, H, एक H इस साइड लगा हुआ है, एक H इस साइड लगा हुआ है। ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। इसको तुम अगर अज्यूम करने चलते हो इस कंपाउंड को, तो कैसे अज्यूम करोगे, कैसे दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O H, ऊपर क्या लगा हुआ उसके, H, एक लगा हुआ उसके ऊपर वेज पे, और दूसरा कहाँ लगा हुआ उस पे, डैश पे, ठीक है भाई। ऐसे ही अगर इसको अज्यूम करने चलते हो तो इसमें ये क्या है, फ्रंट वाला है, तो ये किधर दिखेगा, इस साइड COH, ये कहाँ लगा हुआ है, बैक में। तो बैक में कैसे दिखा सकते हैं इसको, कि एक कार्बन ऊपर लगा हुआ है, ये ऐसे दो नीचे लगे हुए H और H, ठीक है, इनकी ये रिप्रेजेंटेशन है। बट हम कन्फर्मर पढ़ रहे हैं तो ये दो टाइप के कन्फर्मर पॉसिबल है ऐसे, या तो इसको बैक कार्बन माने C डबल बॉन्ड O को, या क्या माने, फ्रंट माने। तो ऐसी कुछ इमेज बनेगी, ऐसा कुछ इमेज बनने वाला है। देखो अब इनके नाम होते हैं, वो नाम लिखवाता हूं मैं तुम्हें, क्या नाम बोलते हैं इनको। ये उतार लिया बेटा इतना, देखो ये जो कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं बनाता हूं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा हुआ है H, इस तरफ लगा हुआ है H, इस साइड भी लगा हुआ है H, यहाँ भी क्या लगा हुआ है H, ठीक है जी। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, देखो एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड दिख रहा है ना, हाइड्रोजन के पीछे, डबल बॉन्ड के पीछे हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या होगा, इक्लिप्स। क्या बोलेंगे इसको, इक्लिप्स बोलोगे, ठीक है, इक्लिप्स। और दूसरी जो फॉर्म बनाता हूं मैं ये वाली, कौन सी फॉर्म थी दूसरी, ये जिसमें डबल बॉन्ड O एक रहेगा बेटा, यहाँ ये फ्रंट कार्बन था तो H, अब तो एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन था, अब मैं क्या बना रहा हूं बेटा, उस कार्बन को दूर लेके जा रहा हूं, उसके पीछे नहीं आएगा, ये वाला H, और इस H के पीछे कौन लगा हुआ बेटा, दूसरा H। पहले डबल बॉन्ड के पीछे H था, अब H के पीछे H है, तो ये फॉर्म तो थी इक्लिप्स्ड, और ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा, बाइसेक्ट। कौन सी होगी, बाइसेक्ट फॉर्म, इसको बोलेंगे बाइसेक्ट फॉर्म, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना बेटा, ऑलवेज इक्लिप्स इज मोर स्टेबल, क्या होगी, इक्लिप्स मोर स्टेबल रहेगी, ये सिर्फ ध्यान रख लेना, इतनी ही काम की बात है तुम्हारे लिए, इक्लिप्स इज मोर स्टेबल, इक्लिप्स ऐसे बनती है और ये हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है।
कोई भी कंपाउंड ले लेना बेटा, एल्डिहाइड, कीटोन, ये आर ग्रुप चेंज करते रह सकते हो। ये आर ग्रुप तुम C2H5 CH3 या फिर ये H को जगह क्या ले सकते हो बेटा, कोई भी आर, सभी में स्टेबल कौन बनेगा, इक्लिप्स्ड इज ऑलवेज स्टेबल। ये फॉर्म हमेशा स्टेबल बनेगी जहां पे डबल बॉन्ड के पीछे क्या लगा हो, दूसरा एटम, वो हो सकता है H हो, वो हो सकता है क्या हो यहाँ पे CH3 हो, एज कंपेयर टू दिस बाइसेक्ट फॉर्म जहाँ पे CH3 हो सकता है ये दोनों जो H लिए हैं, ये वाला तो H रहने वाला है, हम इसको बदलते हैं तो ये क्या हो सकता है CH3। तो अगर इस H के पीछे CH3 आता है तो वो बाइसेक्ट फॉर्म ही कहलाएगी, तो वो भी क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी, किससे, इक्लिप्स से। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, जो नया टॉपिक है वो है बेटा कन्फर्मेशन इन साइक्लिक कंपाउंड्स। जो नया टॉपिक है समझने वाला वो है कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन इन साइक्लिक कंपाउंड्स, कन्फर्मेशन इन साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर कन्फर्मेशन चेक करेंगे। देखो भाई, पहले उनको रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लिक कंपाउंड कौन सा है, 3 मेंबर्ड, फिर कौन आता है 4 मेंबर्ड, फिर कौन आता है 5 मेंबर्ड, और फिर कौन आता है भाई 6 मेंबर्ड। ठीक है जी। इन पॉलीगन्स की क्या पढ़ेंगे बेटा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कन्फर्मेशन पढ़ेंगे, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, सभी का भी इसका बॉन्ड एंगल बताओ मुझे, यहाँ इसका बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है इसका डिग्री का, 60 डिग्री का। इसका बॉन्ड एंगल कितना है भाई, ये बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री का। इसका बॉन्ड एंगल कितना है भाई, बॉन्ड एंगल कितना है इसका 108 डिग्री है बेटा। ये कितना है 108 नियरली। ये कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल दिख रहा है भाई, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का, ये 120 डिग्री। कितने का है 120 डिग्री का। छाप लो ये बात। और एक और भी ले सकते हो, अगर 7 मेंबर बनाते हो तो आगे 7 भी बना सकते हो। 7 में होता है बॉन्ड एंगल 130 डिग्री, 130 डिग्री। उतार लिया। देखो भाई, जो साइक्लिक कंपाउंड है इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी आई थी बेटा, कौन सी, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। उसका नाम में क्या है, देखो बेयर्स स्ट्रेन, यानी कि उसमें उसने बताया था कि किस कंपाउंड के अंदर, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रेन प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है। कौन सी थ्योरी थी वो, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। वो बताया था उसने बॉन्ड एंगल के बेसिस पे, किस पे, बॉन्ड एंगल के बेसिस पे। उसने क्या समझाया था, उसने ये समझाया था कि कार्बन जो हमारा होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है भाई कार्बन, टेट्राहेड्रल। कार्बन जो sp3 होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। और हमने देखा कि सभी ये जितनी भी रिंग्स बनी हुई हैं सभी में कार्बन कैसा है, टेट्राहेड्रल है। यानी कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। हर रिंग में कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं भाई, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इसलिए सर ये sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन है तो sp3 कार्बन इस टेट्राहेड्रल शेप का होता है। और हमें पता है उसमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। तो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी जो आई थी, उस बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी ने बताया था किसके बारे में भाई, इस रिंग के स्ट्रेन के बारे में। और कैसे स्ट्रेन के बारे में बेटा, एंगल स्ट्रेन के बारे में। किसके बारे में बताया था उसने, एंगल स्ट्रेन के बारे में, कि किस रिंग में कितना एंगल स्ट्रेन है। तो उसने कैसे समझाया था भाई, एंगल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। उसने ये कहा था कि ये वैल्यू हमें पता है कि टेट्राहेड्रल कार्बन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री, तो तुम उससे उसमें एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हो। बोला कैसे निकाल सकते हैं, तो ये निकाल सकते हैं, देखो एंगल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, जो एक्चुअली में एंगल होने कितने डिग्री का चाहिए था 109 डिग्री, है कितने डिग्री का बेटा 60 डिग्री का। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 40 और 49 के क्रॉस आएगी ना, अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री का स्ट्रेन है इसमें, 40 डिग्री 49 डिग्री का। ऐसे ही आगे गए तो ये कितना आएगा बेटा इसमें एंगल स्ट्रेन 4 मेंबर्ड में 109 डिग्री माइनस कितना हो गया
90 कितने का आएगा, लगभग 20 डिग्री के अप्रोक्स। देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे कितना आएगा, लगभग 1 डिग्री के अप्रोक्स। एंगल स्ट्रेन कितना है यहाँ पे, 1 डिग्री के अप्रोक्स। और यहाँ पे दोबारा से फिर एंगल स्ट्रेन क्या हो गया, फिर से बढ़ गया 109 माइनस 120, यानी कि माइनस में आ रहा है कितना भाई, लगभग 10 डिग्री का। ठीक है, हमें क्या बताया उसने, उसने ये कहा कि जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन, वेयरस्टेन ने क्या बताया, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ही वो मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, स्ट्रेन, यानी कि रिपल्सन एक प्रकार से, और रिपल्सन होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। यानी कि एंगल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा अनस्टेबिलिटी, किसके बेटा, अनस्टेबिलिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। समझ गए, यानी कि जितना कम एंगल स्ट्रेन रहेगा उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने बताया था एंगल के बेसिस पे कि एंगल स्ट्रेन हुआ तो ऐसे निकालेंगे, तो हमें क्वांटिटेटिवली पता लग गया कि किसके पास कितना स्ट्रेन है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कोई वो लग नहीं रहा रिपल्सन्स। तो हमें ये रिपल्सन्स कैसे पता लगा कि सर 3 मेंबर्ड की रिंग जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, सबको पता है। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यही था क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, और बट उसमें होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री। हमने जबरदस्ती उन बॉन्ड्स को छोटा करके, एंगल को छोटा करके वो रिंग बनाई है। अगर जबरदस्ती करके बनाई है तो हमें क्या होगा बेटा, स्ट्रेन प्रेजेंट होगा, और वो स्ट्रेन कितना है वो हमने किसके बेसिस पे निकाला, एंगल के बेसिस पे। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन मौजूद है कितना, 49 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अकॉर्डिंग, बेयर स्ट्रेन के थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए बेटा, देखो 5 मेंबर्ड, फिर कौन होना चाहिए 4 मेंबर्ड, और फिर कौन होना चाहिए 3 मेंबर्ड। यही रूल होना चाहिए भाई। पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, 5, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन क्या है, सबसे कम। ठीक है जी, छाप लो, ये बात छाप लीजिए। यही था बेटा बेयर स्ट्रेन थ्योरी। छाप लिया। अब चर्चा करते हैं बेटा, जो 3 मेंबर रिंग है उसको इंडिविजुअली पढ़ते हैं। हमने 3 मेंबर रिंग थी, उसमें सबसे पहला क्या पढ़ा भाई, एंगल स्ट्रेन। क्या प्रेजेंट है सर इसके अंदर, एंगल स्ट्रेन, सबने पढ़ा। दूसरा हमने एक स्ट्रेन और पढ़ा था बेटा, कौन सा, टॉर्सनल स्ट्रेन पढ़ा था ना पीछे, अनस्टेबिलिटी फैक्टर में कंफर्म है की। तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता था बेटा, जो साइड में बल्कि ग्रुप्स होते थे उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होना, वही था ना। तो देखो इसमें भी क्या है, इसमें यहाँ पे ये जो ऐसे रिंग प्रेजेंट है, 3 मेंबर रिंग, ऐसे कुछ लगा लो, ऐसे प्रेजेंट है 3 मेंबर रिंग, बिल्कुल। तो इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन्स, ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ भी लगा हुआ ऊपर की तरफ, एक यहाँ लगा हुआ है, और 3 पीछे की तरफ लगे हुए हैं। मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा कैसे, एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, और तीसरा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है। समझ गए बात। तो इन तीनों के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या प्रेजेंट है, टॉर्सनल स्ट्रेन। ये सारे हाइड्रोजन आपस में क्या करने लग जाएंगे बेटा, रिपल्सन पैदा करने लग जाएंगे, ये वाला आपस में रिपल्सन पैदा करने लग जाएगा। यानी कि सेकंड इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या प्रेजेंट है, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, जिसको हम बोल सकते हैं क्या बेटा, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। तो 2 स्ट्रेन पैदा होते हैं बेटा किसमें, 3 मेंबर रिंग के अंदर। कौन कौन से, एक तो टॉर्सनल स्ट्रेन, एक एंगल स्ट्रेन। ऐसे ये दोनों आपस में रिपेल करने शुरू कर देते हैं बेटा। ठीक है जी। आगे बढ़े, देखो भाई नेक्स्ट क्या बेटा, इंपैक्ट ऑफ, इसी रिंग के अंदर 3 मेंबर रिंग में पढ़ेंगे बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन का उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। किसका भाई, हाइब्रिडाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है किसके अंदर, या फिर इंपैक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख लो बेटा, इंपैक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 3 मेंबर में कैसे काम करेगा। तो देखो भाई, यहां भी कार्बन था,
इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ बॉन्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी बॉन्ड लगे हैं। तो बेटा होता क्या है, हम सभी को पता है ये sp3 सेंटर है, ठीक है। बट बेटा होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ना, मैं दिखा रहा हूँ ये पर्पल कौन सी लाइन है, ये जो भी है, ये इस लाइन के अंदर यानी कार्बन और कार्बन के अंदर, कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है बेटा, इसके अंदर परसेंटेज पी करेक्टर, क्या कह रहा हूं बेटा, परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज होने लग जाता है। क्या कह रहा हूं, परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज हो गया अगर इस बॉन्ड के अंदर, तो बताओ जो ये बाहर जो बॉन्ड लगे हुए हैं इनके अंदर क्या होगा, परसेंटेज पी करेक्टर डिक्रीज। अगर यहां परसेंटेज पी करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो यहां इंक्रीज क्या हो रहा है बेटा, परसेंटेज एस करेक्टर, क्या हो रहा है, इंक्रीज परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है। इस वजह से बेटा ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बनाना शेप के बन जाते हैं, किस शेप के, बनाना शेप के, यानी कि बेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बेंट। तुम्हें ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, उसमें कैसी स्ट्रक्चर मिलती है तुम्हें, इसमें ये मिलती है ऐसा कुछ, ऐसे बनाना टाइप बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं, बनाना टाइप के बॉन्ड्स, ठीक है। ये इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा रखते हैं कि थोड़ी बहुत रिंग स्टेबल रहेगी, जिनको हम ऐसे दिखा सकते हैं और थोड़ा अच्छे से कि कार्बन के और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स जो थे वो बेंट हो गए, क्या हो गए, बेंट हो गए बेटा बॉन्ड्स, ड्यू टू परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीजेस। परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज होने से क्या हो गया बेटा, कार्बन कार्बन जो पहले थे बेटा, जिनमें जो बिल्कुल स्ट्रेट थे, अब उन्होंने परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से बेटा एंगल स्ट्रेन को थोड़ा बहुत रिलीज कर देते हैं। जब ये बेंट शेप में आ जाती है ना बेटा, बेंट हो गए, इससे क्या होगा, वो एंगल स्ट्रेन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एंगल स्ट्रेन को क्या करते हैं, रिलीज, रिलीज मतलब कम करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि थ्री मेंबर रिंग एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसमें तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा था, वो तो एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी, बट उसने एग्जिस्टेंस कैसे लिया, उसका रीजन ये था, इन बॉन्ड्स में परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज होने लगता है, और उस वजह से इन बॉन्ड्स में क्या होगा, परसेंटेज पी एस करेक्टर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेंट हो जाएंगे। बेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें एंगल स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा, यानी कि एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि थ्री मेंबर रिंग एग्जिस्ट करती है। लिख लो वहां पे, ये जो बॉन्ड्स हैं ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बेंट हो जाते हैं ड्यू टू एंगल स्ट्रेन रिलीज, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन रिलीज। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हमारी है फोर मेंबर रिंग। कौन सी रिंग बेटा, फोर मेंबर रिंग। ये है फोर मेंबर रिंग, सभी को पता है। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 90 का, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन है। इसमें बॉन्ड एंगल हमने क्या कहा, कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का एंगल है। सही बात है सर। देखो ये एक्चुअली में तुम्हें दिख क्या रही है बेटा, प्लेनर दिख रही है ना, बिल्कुल सभी को प्लेनर दिख रही होगी। तो इसकी बेटा एक तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, और दूसरा बेटा ये एक दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो मैं तुम्हारे सामने बनाने जा रहा हूं अभी। ये फोर मेंबर्ड कुछ ऐसे भी एग्जिस्ट करती है, ये फोर मेंबर्ड कुछ ऐसे भी एग्जिस्ट करती है, समझ गए। इसमें क्या लगे हुए हैं, इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, इसे दो हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे इसमें लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इसको तुम पीछे की ऐसे दिखा सकते हो यहाँ पे,
ठीक है, तो देखो ये तो कैसा दिख रहा है तुम्हें, प्लेनर, और ये कैसा है बेटा, नॉन प्लेनर। कैसा है, नॉन प्लेनर। ये ऐसे है बेटा, जैसे मेरा हाथ दिखा रहा हूं ना तुम्हें, इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। ये ऐसे गया ऊपर, ये बना, एक बुनिया जाके मिल गए, ऐसे ही नीचे वाला इधर आया, इधर आया, इधर आया। पकड़ से क्या ये प्लेनर है? नहीं है प्लेनर, सारे एटम्स एक प्लेन में नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या है बेटा, कन्फर्मर है। क्या है आपस में, ये कन्फर्मर है, ये दोनों आपस में। छाप लो इस बात को, क्योंकि ये स्टेबल नहीं था, ये स्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था स्टेबल बेटा? वही दो रीजन इसमें क्या प्रेजेंट था, एंगल स्ट्रेन, और दूसरा क्या स्ट्रेन था बेटा, दूसरा हमने पढ़ाया था, क्या कौन सा स्ट्रेन था, टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या था, टॉर्सनल स्ट्रेन। इस वजह से बेटा वो इस शेप में चेंज हो जाता है, जो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन भी रिलीज हो जाता है और वो स्टेबिलिटी फैक्टर को भी इंक्रीज करता है। लिख लेना, ये नॉन प्लेनर है, लिख दिया ना, हाँ। ये कभी भी इस फॉर्म में बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस फॉर्म में कभी भी इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता, बस बुक्स में लिखा मिलता है ये फॉर्म में तो इसमें एग्जिस्ट करता है बेटा, ये क्योंकि मोर स्टेबल होती है। यहाँ तो देखो मैंने जो गोले लगाए हैं ना, इसका मतलब इनके बीच में क्या लग रहा है भाई, टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है। ये जो गोले लगाए हैं ना मैंने, तो इनके बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है। बट देखो इसमें सारे हाइड्रोजन का एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये स्टेबल फॉर्म होती है। समझ गए? कभी भी इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस फॉर्म के अंदर कभी भी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, 5 मेंबर रिंग। कौन सी है, 5 मेंबर। सभी ने पढ़ा है 5 मेंबर ये होती है। ये दिखती कैसी है बेटा, आप लोगों को कैसे दिख रही है, ये प्लेनर दिख रही है, कैसे दिख रही है, प्लेनर लग रही है ना सभी को, बट ये एक्चुअली में बेटा प्लेनर है नहीं, ये दिख रही है। क्योंकि अगर प्लेनर होगी तो क्या होगा बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन। देखो सारे एटम्स के बीच में क्या लगेगा, टॉर्सनल स्ट्रेन। यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन, यहाँ भी टॉर्सनल स्ट्रेन, यहाँ भी, इनके बीच में भी, यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा लग रहा है। और प्लस दोनों स्ट्रेन है, सर एंगल स्ट्रेन भी है, चलो हम मान लेते हैं एंगल स्ट्रेन कम है, 1 डिग्री का है, बट दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या प्रेजेंट है बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। क्या है, इस फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन को कम करना चाहेगा, तो कम करने के लिए क्या करेगा बेटा, ये अपनी शेप को इन्वेलोप शेप में बदल लेता है। किसके अंदर, क्या बेटा, एंगल स्ट्रेन कम है बट टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या ये अनस्टेबल है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इन्वेलोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन्वेलोप होता है ना, इन्वेलोप देखा है, जिस डार्क चिट्ठी डालते हैं तो उनमें एक तो वो एंड बाहर निकलता है, खोलते हैं, और पीछे 4 कॉर्नर, पीछे वाले 2 कॉर्नर, एक आगे वाले, ऊपर वो इन्वेलोप का कवर सा होता है जो ऊपर जाके मिलता है ना, त्रिकोण सा। ठीक हो गया ना, एक तो 4 मेंबर की रिंग आ गई, ऊपर 3 मेंबर की, 5 मेंबर बन गया। देखो मैं बनाता हूँ शेप कैसे, वो इन्वेलोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस प्रकार से। ये क्या है, इन्वेलोप है, ये इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन डिक्रीज हो जाता है। समझ गए, क्या हो जाता है बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन। ये नॉन प्लेनर फॉर्म है। कैसी है ये, नॉन प्लेनर। वो दिख तुम्हें प्लेनर रहा है बट वो उस फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये नॉन प्लेनर फॉर्म है, इन्वेलोप फॉर्म है, यही ज्यादा स्टेबल होती है। इसको लिख लो बेटा, दिस इज 60% मोर स्टेबल, 60% मोर स्टेबल। इसमें थोड़ा बहुत एंगल स्ट्रेन तो इंक्रीज होता है, इस फॉर्म में थोड़ा बहुत एंगल स्ट्रेन तो इंक्रीज होता है, बट टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो जाता है बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन हाईली डिक्रीजेस इन दिस फॉर्म। जो इन्वेलोप फॉर्म होती है, इस फॉर्म में हम जब उसका इन्वेलोप बनाते हैं तो थोड़ा बहुत एंगल स्ट्रेन तो इंक्रीज होता है, बट टॉर्सनल स्ट्रेन उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, इसलिए कहते हैं ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है जी, बस कल चर्चा करेंगे बेटा साइक्लोहेक्सेन के बारे में, मंडे को।